बीपीएम वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस तो काफ़ी रहते हैं माइंड में। ब्रांच पोस्ट मास्टर क्या काम करता है, ऑफिस वर्क है या फील्ड वर्क है, बीपीएम को बाहर भी जाना पड़ता है या नहीं, फील्ड का काम करना पड़ता है या नहीं, और कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है या किस तरीके से बीपीएम की जो लाइफ है वो क्या रहती है 4 आवर्स के हिसाब से, 4 घंटे में। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं उन सभी लोगों के जो जीडीएस के फॉर्म्स में अप्लाई करते हैं। तो आज की ये वीडियो इसी बारे में होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या काम रहता है। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में एक जो इम्पॉर्टेंट बात जो है वो मैं आपको एक बताने वाली हूँ। वो मेरी पर्सनल जो मैं सोचती हूँ इस जॉब से रिलेटेड, वो थोड़े से थॉट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बीपीएम वर्क प्रोफाइल क्या रहती है? तो बीपीएम जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। ब्रांच पोस्ट मास्टर का मतलब ब्रांच का पोस्ट मास्टर, ऑब्वियस सी बात है। तो इससे हमें सिंपली पता चल रहा है कि जो ब्रांच का पूरा काम से रिलेटेड जो भी जिम्मेदारी रहेगी वो किसकी रहेगी, बीपीएम की रहेगी। शॉर्ट फॉर्म में हम बीपीएम बोल देते हैं। तो एक जो बीपीएम होता है वो ब्रांच में डे बिगिन से लेके डे एंड तक का सारा काम करता है। ठीक है, क्या जो ब्रांच की यहाँ तक कि जो कीज़ रहती हैं, जो ब्रांच को वो लॉक करके जाता है ना, वो चाबियाँ भी बीपीएम के पास ही रहती हैं। वो चाहे तो वो एक एबीपीएम को दे सकता है, ठीक है, अदरवाइज़ बीपीएम की ही जिम्मेदारी होती है पूरी ब्रांच की। ब्रांच के सामान की, उसमें जो रखा है, ब्रांच में जो कैश होता है उसकी, ठीक है, सारे कैश की, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि टोटल ब्रांच की जिम्मेदारी जो होती है वो बीपीएम की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बीपीएम का क्या काम रहता है, बीपीएम ऑफिस में जाता है, लॉक खोलता है, चाबी उसके पास ही होती है। ठीक है, जो फिर उसके बाद अपनी ब्रांच की सफाई, ठीक है, ब्रांच की सफाई जो होती है वो भी बीपीएम के ही हाथ में होती है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, देखो इतनी कम सैलरी होती है ना, तो छोटी सी ही ब्रांच होती है तो सफाई बंदा खुद ही कर लेता है। ठीक है, लेकिन कई जगह क्या होता है कि जो विलेज के लोग हैं, जैसे किसी ने अगर जो बिल्डिंग मंदिर की बिल्डिंग में ले रखा है फॉर सपोज़, तो वहाँ साफ़ कर देते हैं। या किसी ने ऐसे जैसे गांव में जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं उनमें ले लेते हैं, तो वहाँ सफाई कर्मचारी लगे होते हैं, तो उन्हें 10-20 रुपये या 50 रुपये देखो देने ही पड़ते हैं। तो वो दे के बंदा सफाई करा लेता है। फिर उसके बाद क्या करता है, एक होती है डेट स्टैम्प, जो थ्रू आउट काम आज मतलब उस दिन जो काम करते हैं उसमें काम आती है। डेट स्टैम्प ही पोस्ट ऑफिस की पहचान है, ये मान लो। एक जो बीपीएम की जो ब्रांच होती है ना, उसकी जो नींव है वो डेट स्टैम्प ही है, तो डेट स्टैम्प चेंज करेगा। देन उसके बाद उसके पास डिवाइस होता है एक, पहले आरआईसीटी मशीन होती थी, जैसे आपने उनके पास देखी होगी जो अनाज बांटते हैं। आजकल क्या हो गया, एक मोबाइल दे रखा है डिवाइस के तौर पे। ठीक है, उस मोबाइल में ऐप्स डली हुई हैं, उन ऐप्स पे वो काम किया जाता है। ठीक है, उस ऐप में भी डे बिगिन करना होता है, दिन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, जो जितना इन हैंड आपके पास कैश होना चाहिए उतना ही उस डिवाइस में शो होना चाहिए। इस तरीके से डे बिगिन करके अपने काम को स्टार्ट करते हैं। ठीक, फिर नॉर्मली डे वर्क शुरू हो जाता है। तो नॉर्मली डे वर्क में क्या क्या रहता है, पोस्टल ऑपरेशंस एंड आईपीपी सर्विसेज। पोस्टल ऑपरेशंस में क्या रहेगा, जितनी भी पोस्टल स्कीम्स होती हैं, जैसे एसबी हो गया, आरडी हो गया, सुकन्या हो गया, जितनी भी, ठीक है, ब्रांच में जो होता है, क्या कहते हैं, अभी तक जो ब्रांच में है, जैसे कुछ स्कीम्स हैं वो अभी वहाँ नहीं है, वो एसओ से करानी पड़ती हैं, लेकिन ब्रांच में सेविंग, आरडी, सुकन्या डिपॉजिट हो जाता है, टीडी ओपन हो जाती है, पीएलआई ओपन हो जाती है, आरपीएलआई ओपन हो जाती है,
ओपन हो जाती है तो डिपॉजिट भी होती है, ठीक है, सेविंग विड्रॉल भी हो जाता है, ठीक है। तो ये पोस्टल वर्क करा जाता है। और आईपीपी क्या है? एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स है जो पोस्ट ऑफिस का हिस्सा है, ठीक है, उससे रिलेटेड काम आईपीपी का भी काफ़ी काम रहता है, ठीक है। आईपीपी का काम में भी आईपीपी एक का भी एक अपने आप में अकाउंट होता है, तो उसका सेविंग, उसका विड्रॉल, ठीक है। और आईपीपी का जो भी जैसे इंश्योरेंस अलग होते हैं, वो सारे इंश्योरेंस करना, ठीक। एईपीएस एक सर्विस होती है, किसी भी बैंक के पैसे जो है वो आप निकाल सकते हो आईपीपी की एईपीएस सर्विस का यूज़ करके। तो इस तरीके की जो सर्विसेज हैं वो सारा काम जो है वो बीपीएम करता है। कस्टमर्स आते हैं, उनके डिपॉजिट विड्रॉल या न्यू अकाउंट ओपन करने हैं, ठीक है, वो सारा का सारा काम करता है। देन मार्केटिंग प्रमोशंस ऑफ सर्विसेज, ये क्या चीज़ है? जो बीओ होती है ना, उसके साथ अटैच विलेजेस भी होते हैं। ब्रांच ऑफिस तो एक विलेज में होता है, ठीक है। उसके साथ 1 2 3 4 5 कितने भी एक्स्ट्रा विलेजेस अटैच होते हैं उसके पास, जितने भी छोटे छोटे गांव आते हैं उस एरिया में, ठीक है, वो सारे गांव जो है उस ब्रांच ऑफिस से रिलेटेड होते हैं। तो जिस विलेज में ब्रांच है वहाँ के लोग तो आ रहे हैं, तो उसको बीपीएम बताता जा रहा है जो भी न्यू स्कीम्स आई हैं। लेकिन जो अटैच विलेजेस हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बीपीएम को जाके प्रमोट करना पड़ता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, अपनी पोस्टल सर्विसेज के बारे में बेनिफिट्स उनको बताना। और वो मेनली जो बीपीएम्स करते हैं वो कैसे करते हैं, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स से, आशा वर्कर्स हो गए, ग्राम पंचायत हो गई, सरपंच के थ्रू कैंप ऑर्गेनाइज करके अपनी सर्विसेज का जो है वो प्रमोशंस करते हैं। ये जो प्रमोशंस होते हैं मेनली डेली नहीं होते हैं, ये जो प्रमोशंस होते हैं मेनली टारगेट के टाइम होते हैं। जब भी टारगेट आता है तो सबसे बेस्ट यही होता है, क्योंकि जिस विलेज में आपकी ब्रांच ऑफिस होती है वहाँ का तो ऑलरेडी आप अकाउंट खोल चुके होते हो, ठीक है। जो नेबरिंग विलेजेस होते हैं, अटैच विलेजेस होते हैं, तो वहाँ पे जाके अपनी सर्विसेज के बारे में बता के वहाँ से अकाउंट्स लेके आना, टारगेट के टाइम पे ये चीज़ होती है। कैंप लगाते हैं, बीपीएम का काम रहता है। देन उसके बाद मैनेजिंग ऑफिस एंड स्टाफ ड्यूटी में क्या होता है? मैनेजिंग ऑफिस एंड स्टाफ ड्यूटी का मतलब ये है कि जो भी आप डे टू डे वर्क करते हो, डिपॉजिट विड्रॉल, तो वो आपको मैनुअली भी रजिस्टर्ड में एंटर करने होते हैं वो सारे अमाउंट, ठीक है। बीओ जर्नल्स होते हैं। बीओ जर्नल्स क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं जो आपको मेंटेन करने होते हैं। जो भी आपने जिस भी अकाउंट में जितना अमाउंट डिपॉजिट करा है वो सारा कुछ एंट्री करनी होती है। मैनुअली वर्क, पेन पेपर वर्क होता है ये, ठीक है, सारा का सारा। और जो एबीपीएम डाक लेके आता है उसको भी डिवाइस में एंटर करना, उस डाक को देखना, ठीक है, उस डाक को काउंट करके वो जो स्लिप लेके आता है उस स्लिप को अटैच करना। फॉर एग्जांपल वो 20 आर्टिकल लेके आया है एसओ से, ठीक है, तो आपने चेक करना है कि वो 20 आर्टिकल लेके आया है। फिर जो वो स्लिप लेके आता है जिस पे वो आर्टिकल एंटर होते हैं उस पर स्टैंप लगाता है बीपीएम और अपने सिग्नेचर करता है कि भाई हमारी ब्रांच में इतने जो है आर्टिकल आए। और जो है स्टाफ ड्यूटीज़ में और क्या आती है? डेली अकाउंट बनाना। जो डेली अकाउंट है, डेली अकाउंट क्या होता है? आपने जो भी डेली काम करा, ठीक है, जितना भी आपके पास कैश था और कितना एक्स्ट्रा डिपॉजिट हुआ उसका एक लेखा जोखा बनाते हैं। उसके लिए एक फॉर्म होता है डेली अकाउंट जिसे बोलते हैं, जो आपको एसओ भेजना होता है विद वाउचर्स। आप एसओ में क्या क्या भेज रहे हैं उस सब चीज़ की एंट्री उस पर करनी होती है, वो बीपीएम करके देता है, ठीक है। वो सारा हिसाब किताब बनाना। और हर ब्रांच की एक लिमिट होती है कैश रखने की, 10,000 15,000 अपनी लिमिट से बियॉन्ड जो भी कैश होता है वो सारा एसओ भेजना होता है। तो वो सब किसकी ड्यूटी होती है? वो बीपीएम करता है, ठीक है। उसके बाद
रिपोर्टिंग टू सुपरवाइज़र। रिपोर्टिंग वाला काम सिर्फ टारगेट्स के टाइम होता है। आपको टारगेट्स दिए जाते हैं, 10 खाते खोलने हैं, उस टाइम आप यही सोच लो दिन में 10 बार आपको रिपोर्ट करनी होती है कि आपके पास कितने अकाउंट आपने किफ बनने के लिए दिए हैं। कस्टमर आईडी बनने के लिए आपको पहले जो अकाउंट होते हैं विद डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म एसओ भेजने होते हैं। तो आपने कितने किफ के लिए भेजे हुए हैं, कितने आपने अकाउंट खोल दिए हैं, कितने आपके पास अभी पड़े हैं जो आपने किफ के लिए भेजने हैं। तो ये सारा कुछ जो है अपने सुपरवाइज़र कौन होते हैं, आपके मेल ओवरसियर्स एंड एसडीआई, इनको रिपोर्ट करनी होती है। ये मेनली टारगेट के टाइम ही होता है, कितनी पीएलआई आरपीएलआई आपके पास पेंडिंग पड़ी है, कितनी आप खोल चुके हो। तो ये टारगेट के टाइम आईपीपी से रिलेटेड जो टारगेट आता है तो उस टाइम आपको अपने सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करनी होती है। ठीक है, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो अपने सुपरवाइज़र को, आपके एबीपीएम को किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपके डिवाइस में कोई प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, तो ऑफिस वर्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो सब आप अपने सुपरवाइज़र को बताते हो। उसके बाद प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग ब्रांच ऑफिस एकोमोडेशन। ब्रांच ऑफिस एकोमोडेशन नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन होता है कि वो बीपीएम करता है। बट आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपका एक स्टैंडर्ड ऑफिस है, टाउन में है और बहुत अच्छा ऑफिस है, तो उसमें आपको डिपार्टमेंट की तरफ से 500 रुपये देते हैं, और अगर नॉर्मली ऑफिस है तो 250 रुपये देते हैं, और विलेज में मिल जाता है। ठीक है, टाउन में मिलना मुश्किल होता है, लेकिन विलेजेस में क्या होता है, सरकारी बिल्डिंग ही ये प्रेफर करते हैं पोस्ट ऑफिस वाले। आपको बार बार यही बोला जाता है कि आप सरकारी बिल्डिंग में ही पोस्ट ऑफिस रखें, और पुराने टाइम से सरकारी बिल्डिंग में ही चला आ रहा होता है। तो जो न्यू जॉइनिंग्स होते हैं उनको वैसे कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एक बहुत टाइम से एक बिल्डिंग में रखा हुआ होता है। ठीक है, तो उसके आपके 250 रुपये आपको मिलते ही हैं। 500 रुपये तो वैसे भूल ही जाओ, 500 रुपये बहुत रेयरली देते हैं, ये 250 रुपये मान के चलो, 250 रुपये तो हर बंदे को बीपीएम को मिले ही मिलेंगे। ठीक है, और स्टेशनरी से रिलेटेड स्टेशनरी ख़त्म हो गया है। ठीक है, कोई टेबल कुर्सी, इसके बारे में जो बीपीएम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि आप सुपरवाइज़र को बताओगे, आपको खुद नहीं खरीदना। ठीक है, लेकिन मेंटेनिंग तो आपके, ये रजिस्टर ख़त्म हो गया है। ठीक है, ये सब कुछ जो है बीपीएम की ज़िम्मेदारी होती है, और ये सब सुपरवाइज़र को बताता है, और इसकी देख रेख की ज़िम्मेदारी बीपीएम की रहती है कि डेली देख रेख अच्छे से रखना बीपीएम की ज़िम्मेदारी रहती है। क्योंकि एक स्टॉक रजिस्टर होता है, उसमें सारी एंट्री करी हुई होती है, तो इधर उधर मिसप्लेस ना हो सामान। अगर आपके ब्रांच में 4 कुर्सियां हैं तो आपके रजिस्टर में एंटर्ड होंगी वो 4 कुर्सियां हैं, तो वो चारों होनी चाहिए। इंस्पेक्शन के टाइम पे वो चेक होता है। ठीक है, उसके बाद मेल डिलीवरी एंड कन्वे, ये बीपीएम के हिस्से में तब आता है अगर एबीपीएम छुट्टी पर हो, या फिर जो बीओ है वो सिंगल हैंडेड है। सिंगल हैंडेड बीओ में एक ही पर्सन होता है, वो ही बीपीएम और एबीपीएम का काम करता है। तो मेल डिलीवरी बीपीएम के काम का हिस्सा सिर्फ एक कंडीशन में है, अगर एबीपीएम आपका छुट्टी पर है या फिर आपकी सिंगल हैंडेड बीओ है, बस। अदरवाइज़ मेल डिलीवरी जो है वो जो बीपीएम का काम नहीं है। ठीक है, वो मैंने आपको कंडीशन बता दी किस कंडीशन में आता है। तो ये जो थी, ये पूरी वर्क प्रोफाइल बीपीएम की थी। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि बीपीएम का क्या क्या काम रहता है। ठीक है, तो एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट करके पूछा था कि बीपीएम में कंप्यूटर पर क्या काम करना होता है, और बीपीएम को वही बाहर का काम पूछ रहे हैं वो, कि बाहर का क्या काम करना पड़ता है। तो बस मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो बीपीएम है उसको कंप्यूटर पर कोई काम नहीं करना होता। आपको डिवाइस दिया हुआ होता है, आपको डिवाइस पर काम करना होता है। ठीक है, लेकिन डाक सेवक के केस में, क्योंकि एसओ और एचओ में ड्यूटी होती है, तो कई बार कंप्यूटर वर्क वो करा लेते हैं, बट वो भी रेयर है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपसे इसलिए मांगा जाता है ताकि वो ये चाहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी से अवेयर हो, कल को आपका प्रमोशन होता है तो प्रमोशन के टाइम फिर ये कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं करते, आपके जीडीएस में ही कर लेते हैं। प्रमोशन के टाइम पे कंप्यूटर आपका पहले ही कंप्यूटर वगैरह ये जीडीएस में ले लेते हैं सर्टिफिकेट। जब आपका प्रमोशन होता है तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके जीडीएस के लिए नहीं है, आपके प्रमोशन के लिए है। जीडीएस के टाइम पे इसलिए भी मांगा जाता है कि केवल मेरो वर्सियर और एसटीआई बीपीएम को कुछ अपना एक्स्ट्रा काम करने के लिए एक्स्ट्रा काम करवाते हैं, तो उस टाइम क्या है, कंप्यूटर पे काम करना पड़ जाता है, या फिर एसओ में कभी हेल्प करनी पड़ जाती है। मेनली डाक सेवक जो होते हैं ना,
वो उनको मिल जाता है काफ़ी बार कंप्यूटर का काम, लेकिन बीपीएम को बहुत रेयर मिलता है। तो बीपीएम को कोई कंप्यूटर का काम नहीं करना होता, और बीपीएम को बाहर का काम सिर्फ एबीपीएम छुट्टी पर होता है तब करना पड़ता है। और जब टारगेट आते हैं तो आपको कैंप ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, ठीक है, अपने अटैच्ड विलेज में। और जहाँ पर आपकी बीओ है वहाँ पर भी आपको डोर टू डोर जाके भी बताना पड़ सकता है अपनी स्कीम्स के बारे में खाते लाने के लिए, ठीक है। आज के एट प्रेजेंट जो है वो टारगेट, आप ये मान के चलो टारगेट एक जीडीएस की ज़िंदगी का हिस्सा ही बन चुके हैं। जब मैं ज्वाइन थी, जब मैं बीपीएम थी, उस टाइम 3 से 4 महीने में टारगेट आते थे, लेकिन आज के टाइम पे डेली ही टारगेट आ रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है, कभी सेविंग का टारगेट है, कभी पीएलआई का टारगेट है, कभी आईपीपी का टारगेट है, तो डेली ही टारगेट्स हैं, ठीक है। तो एक था कि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ बात कहना चाह रही थी। अपने एक्सपीरियंस में आपको एक बात ये कहना चाहती थी कि कई लोग ना ये बोलते हैं कि भाई जीडीएस की जो जॉब है वो बहुत बुरी है, आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए, टारगेट्स आते हैं, ये आते हैं। इसके ऊपर वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, पर अभी के लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगी, आज के टाइम में जितनी बेरोज़गारी है और आपके पास जॉब नहीं है, और प्राइवेट जॉब भी आपको 20-25 हज़ार की मिल रही है ना, तो भी मैं आपको कहूँगी कि आप जीडीएस, अगर आपको मिल रही है जीडीएस की जॉब तो आप कर लो, ठीक है। टारगेट प्राइवेट जॉब में बहुत होते हैं, मैंने प्राइवेट जॉब भी किया पहले, बट मेरी जो जॉब थी वो अलग थी, उस टाइम पे टारगेट वगैरह नहीं थे। लेकिन मैंने कॉलेज में टीच किया है, ठीक है, तो वहाँ पे तो ऐसे टारगेट नहीं होते थे, लेकिन रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता था तो ये ज़रूर धमकी मिल सकती है कि आपको जॉब से निकाल देंगे। आप ये यकीन मानो, मैं जिस कॉलेज में टीच से स्टडी की थी ना मैंने, उसी कॉलेज में मैं टीच करने लगी थी। जिन टीचर्स से मैंने पढ़ा था वो प्राइवेट जॉब कर रहे थे, ठीक है। तो उन टीचर्स को मैंने, मतलब जिन टीचर्स से मैं खुद पढ़ी हूँ, उन टीचर्स को मेरे सामने धमकी मिलती थी कि अगर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो हम आपको निकाल देंगे। आप ऐसा ना सोचो कि प्राइवेट जॉब बहुत अच्छी होती है। प्राइवेट जॉब तब बहुत अच्छी है अगर आप लाखों का पैकेजेस ले रहे हो, आपकी लाखों में सैलरी है, तो बिल्कुल आप प्राइवेट जॉब करो। आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आज के इतने मॉडर्न ज़माने में जहाँ पर इतना कंपटीशन है, लोगों को इतनी नॉलेज है, स्टडी के अलावा भी इतने कुछ आप में एबिलिटी है ना, तो आप बिल्कुल प्राइवेट में जाओ। लेकिन आपने अगर थ्रू आउट ज़िंदगी भर सिर्फ पढ़ाई करी है ना, और आप पे कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है, तो आप बिल्कुल जीडीएस ज्वाइन कर लो। अगर आपको सिंपली 20-25 हज़ार की जॉब मिल रही है, मैं आपको बताती हूँ ऐसे ऐसे बीपीएम है। अगर आपको एरिया अच्छा मिल गया ना, मैं ये नहीं कह रही कि हर बीपीएम इतना कमा लेता है, लेकिन अगर आपको एरिया अच्छा मिल गया ना, आप 30 to 40 थाउजेंड पर मंथ आराम से कमा सकते हो, ठीक है। तो और बीपीएम कोई, मतलब ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में मिसकंसेप्शन रहती है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है। आप एक बार ज्वाइन हो गए ना, अगर आपने प्रमोशन नहीं लिया तो 65 साल की उम्र तक आप ये कर सकते हो। आपका मन भर गया है, आप वॉलेंट्री रिटायरमेंट भी ले सकते हो, रेजिग्नेशन दे दो, आपको नहीं मन कर रहा है तो, ठीक है। टारगेट की रही बात, प्राइवेट जॉब में भी बहुत हैक्टिक रहता है, बहुत टारगेट आते हैं। लेकिन यहाँ पे यह है कि टारगेट आते हैं, जब आप काम करते हो ना, आपको टारगेट से डील करना भी आ जाता है। और सबसे बेस्ट बात, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है ना, जिन्हें अपना प्रोडक्ट बेचना आता है, जिन्हें लोगों से बात करनी आती है, ठीक है, उनके लिए तो ये जॉब बेस्ट है, क्योंकि वो लोगों से अकाउंट खींच लाते हैं। मैंने जब बीपीएम का काम करा, मैंने ऐसे बंदों को देखा है, ऐसे बीपीएम्स को देखा है, जहाँ से ना लोग बिजनेस नहीं निकाल पाते थे, वो वहाँ से भी खाते खींच लाए। वो सिर्फ ये था, उनकी कम्युनिकेशन स्किल जो थी ना, जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल, उसके बलबूते पे, ठीक है। तो कोई ख़राब जॉब नहीं है, जॉब कोई ख़राब नहीं होती। और मैंने ना यूट्यूब पे कुछ ऐसे बंदों को देखा है जो खुद ये जॉब कर रहे हैं और लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हैं। मैं आपको ये नहीं कह रही ना, मैं आपको फोर्स कर रही हूँ कि भाई आप इस जॉब को ज्वाइन करो। मैं सिर्फ आपको एक बात बता रही हूँ, ठीक है, जो मुझे लगता है
कि अगर हमें कोई जॉब नहीं मिल रही है, हमें प्राइवेट जॉब भी मिल रही है भाई, ठीक है, 20-25 हज़ार की, तो उससे बेटर तो हम एक परमानेंट जॉब भी ज्वाइन कर लें ना, ठीक है। और 4 घंटे की है, हाँ मैं मानती हूँ ये बात बिल्कुल सच है कि 4 घंटे की क्या कि हमें 4 घंटे से ज़्यादा ही काम करना पड़ता है, सच है ये बात बिल्कुल। लेकिन उसमें भी ना आप पे इतना टाइम बच जाता है कि आप एक्स्ट्रा कुछ कर लो, अदरवाइज़ आप प्रिपरेशन कर लो। मेरे कितने जीडीएस फ्रेंड्स थे जो मतलब जीडीएस रहे, जीडीएस रहते रहते ही प्रिपरेशन करी, क्योंकि उन्होंने माइंड सेट कर लिया था भाई जीडीएस मिल गया जॉब कर लेते हैं, लेकिन इसमें रहना नहीं है, अपने एफर्ट्स करे। आपको ये बता रही थी कि हमारे काफ़ी ऐसे जीडीएस फ्रेंड्स थे मेरे जिन्होंने प्रिपरेशन करी जीडीएस के साथ ही साथ और अदर जॉब में भी चले गए, ठीक है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड ना बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए, बताने के लिए आपको, तो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो होगी और फिर बोर हो जाओगे, आप पूरी वीडियो देखोगे नहीं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, मेरी वीडियोस को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप वीडियोस देख के चले जाते हो लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्यों नहीं करते? प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करो, तभी तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ला पाऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट्स भी नहीं करते हो आप लोग, प्लीज़ कमेंट्स करो। प्रमोशन नहीं लेना क्या जो जीडीएस में वर्क कर रहे हैं, जीडीएस में ही रहना है क्या? मैं अपने नोट्स, अपनी नॉलेज, यहाँ तक कि मैं एक स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, मैं आपके लिए फ्री वीडियो बनाऊँगी, मैं आपकी फ्री में हेल्प करूँगी। जो आप 1100-1200 की स्टडी मटेरियल खरीद रहे हो, मैं आपकी फ्री में हेल्प करके मैं आपकी सिलेक्शन दिलाने की कोशिश करूँगी। तो आप एक बार मुझे बताओ तो सही, आप इस तरीके की वीडियो चाहते हो? अगर आप चाहते हो आपके लिए फ्री में प्रमोशंस की वीडियोस मैं लेकर आऊँ, आपके लिए स्टडी मटेरियल आपकी हेल्प करूँ, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ। थैंक यू वेरी मच।